अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है 44AD। 44AB हो गया, बिल्कुल हो गया। अब आता है 44AD। ठीक है, 100% आपको इसमें से क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, या तो 44AD से क्वेश्चन आएगा या फिर 44ADA से आ सकता है। ठीक है, दोनों सेक्शंस पढ़ेंगे यार। हाँ, ऊपर वाले जो सेक्शंस पढ़ाए हैं आपको 44A डबल ए 44AB, उनसे तो ठीक है, आ ही सकता है, बट इन दोनों सेक्शंस में से नॉट, चलो 1% का रिस्क लेते हैं, 99% चांसेस आ देगा कि इन दोनों में से तो एक क्वेश्चन मिलेगा। ओके, अच्छे से तो करने ही वाले हैं। ये है क्या मैम सेक्शन, देखो ये क्या कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, दोनों ही सेक्शन जो कि प्रिजम्पटिव बेसिस के सेक्शन है। प्रिजम्पटिव क्या हुआ, ये प्रिजम्पटिव वर्ड क्या है? देखो, प्रिजम्पटिव मतलब उन्होंने ये बोला कि एक काम करो, दैट इट इज नॉट नेसेसरी कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तरीके से मेंटेन करो। फिर देखो, अच्छा इतना हमें एक्सपेंडिचर हुआ, इतना हमने सैलरी दी, इतने हमने वेजेस दिए, इतना परचेज किया, नहीं। क्या कहा उन्होंने कि अगर कोई बिजनेसमैन ऐसा है जो कि स्मॉल बिजनेसमैन की कैटेगरी में है, मतलब अभी वो इस्टेब्लिश हो ही रहा है, अब इतना ज़्यादा डेवलप बिजनेसमैन नहीं है। अब अगर स्टूडेंट्स वो इसी काम में लग जाएगा कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग मेंटेन करे, आधा टाइम तो यही चला जाना है। कितने सारे तो प्रोविज़न है, ठीक है, सेक्शन 28 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए बोल दिया, एक काम करो, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन ना करो प्रॉपर्ली, आप सिर्फ एक काम करो, जितनी भी आपकी, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेसेस हियर, जितना भी टोटल टर्नओवर है, जितना भी टोटल टर्नओवर है उसका 8% को, मिनिमम 8%, हम 8% कह रहे हैं, आप उसके ऊपर कितना मर्जी दिखाना, 8% को आप अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर दो। ठीक है, ओके, मतलब मैम अगर किसी का 10 लाख रुपीज का टोटल सेल हुई है, टर्नओवर है, तो 10 लाख का 8%, ये स्टूडेंट्स यू हर्ड इट राइट, 10 लाख के 8% को प्रॉफिट दिखा दे। कोई जरूरत नहीं है ये दिखाने की सैलरी इतनी दिया, डेप्रिसिएशन इतना दिया, ये इतना, वो नहीं। साथ ही साथ अब जैसे हमने बात करी, हमारी गवर्नमेंट चाहती है लेस कैश इकोनॉमी को बढ़ावा देना, तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पर भी एक बेनिफिट दे दिया। द पर्सन के पास बेनिफिट क्या है, अब ये सुन लो, पर्सन के पास बेनिफिट है स्टूडेंट कि अगर उन्होंने जो सेल की है वो कौन से मोड से की है, उन्हें बोला ऐसी सेल्स जो कि आपने मोड से की होंगी, यानी जिसकी पेमेंट रिसीव करी है थ्रू अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट विच इज ड्रॉन ऑन अ बैंक, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, या फिर वो 8 स्पेसिफाइड मोड्स, प्रिस्क्राइब मोड, इनमें से ड्यू थ्रू दीज मोड्स जो आपने पेमेंट करी है उस पर तो 8% भी छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ मिनिमम बोल रहे हैं, मैक्सिमम आप कितना मर्जी जाना, 6% का प्रॉफिट दिखा दो। ठीक है, और कुछ इन्फो देने की जरूरत नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करने, जब मेंटेन ही नहीं करना तो ऑडिट भी नहीं करवाना। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, जितनी भी पेमेंट अदर देन दीज रिसीव हुई होगी उस पर आपको प्रॉफिट दिखाना होगा अंडर द सेक्शन 44AD 8%, और जो इन प्रिस्क्राइब मोड से हुई है उस पर हमें प्रॉफिट दिखाना है 6% का। ठीक, हम कोई भी बिजनेस प्लान दिखा सकते हैं, कोई भी प्रोफेशनल नहीं। ये बात हो रही है अभी बिजनेसमैन की, तो इनके केस में बोल दिया गया स्टूडेंट कि ऐसे बिजनेस जिनकी की टर्न ओवर कितनी है, ऐसे बिजनेसेस, एक मिनट, एक्चुअली आई वाज नॉट यूजिंग द स्पेक्टिकल्स दैट टाइम, इसीलिए मेरे को उसको मूव करना पड़ा। ठीक है, चलो, बोल दिया गया ऐसा बिजनेस जिनकी की प्रीवियस ईयर में टर्नओवर कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ तक है, मतलब प्रीवियस ईयर में टर्नओवर अप टू 200 लाख है, तो फिर वो प्रिजम्पटिव बेसिस को ऑप्ट कर सकते हैं। बट अगर 200 लाख से ज़्यादा है सो दे कांट ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव बेसिस। क्लियर आउट, चलो। सो प्रिजम्पटिव बेसिस बिजनेसेस के लिए समझ आया। अब स्टूडेंट्स, इसमें जो बिजनेसेस के लिए सेक्शन चलता है वो चलता है हमारा सेक्शन नंबर 44AD, और जो प्रोफेशनल्स के लिए सेक्शन है वो है सेक्शन 44ADA। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कीप दिस थिंग इनटू योर माइंड कि 44AD किस लिए और 44ADA किस लिए है। मैंने स्टूडेंट्स को ये मिस्टेक कमिट करते हुए देखा है, 44AD बिजनेस, 44AD प्रोफेशन, ऐसा नहीं, अलग अलग सेक्शन हैं। दिस इज फॉर बिजनेस एंड 44ADA इज फॉर प्रोफेशनल। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे 44AD की। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले कौन इसको ऑप्ट कर सकता है, प्रिजम्पटिव बेसिस की स्कीम, 44AD की स्कीम, जिनकी टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में ही देखना है, क्योंकि असेसमेंट ईयर करते टाइम फिर उसको अकॉर्डिंग लगाना।
प्रीवियस ईयर में जिसकी इनकम अप टू 2 करोड़ थी, ठीक है, सॉरी नॉट द इनकम, जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ थी, ठीक है, टर्नओवर मतलब होता है टोटल रिसीट। अब ये बात है, क्या कोई भी पर्सन इस स्कीम को ऑप्ट कर सकता है? यस, बट वो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट ही कर सकता है, मतलब नॉन रेजिडेंट वाली कैटेगरी नहीं कर सकती है। बेशक रेजिडेंट ऑर्डिनरली हो, नॉट ऑर्डिनरली हो, इट विल नॉट कंसिडर, बट रेजिडेंट होना चाहिए। तो स्टूडेंट, अब इस स्कीम को कौन कौन ऑप्ट कर सकता है? सबसे पहली कैटेगरी रेजिडेंट, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप फर्म। इनके अलावा देयर इज नॉट एनी फोर्थ पर्सन जो इसको ऑप्ट कर सके। कौन कौन कर सकता है? रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप फर्म। लेकिन स्टूडेंट, वैसे नॉर्मली हम फर्म्स में एलएलपीज को इंक्लूड करते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म कर सकती है, लेकिन नॉट इंक्लूडिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। तो हाईलाइटर से मार्क कर लो, अदरवाइज ऐसे करके लिख लो रजिस्टर में, दैट एलिजिबल एसएससी देन दिस। चलो, प्लस स्टूडेंट्स, रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म बट नॉट द एलएलपी, ये बात ध्यान रखना। क्लेम तो कर सकते हैं, सेक्शन 44 एडी के अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं, लेकिन इन दैट केस स्टूडेंट, जो कुछ ऐसी डिडक्शन है, डेट सबसे पहले हमने बात की थी सेक्शन 10AA की, एसईजेड वाले की, एक्सपोर्ट यूनिट बात की थी चैप्टर 3 में, वो डिडक्शन ये क्लेम ना करो। अगर वो उस डिडक्शन को क्लेम किया है तो फिर 44 एडी एप्लीकेबल नहीं रहेगा, ठीक है। सेकेंड स्टूडेंट, चैप्टर 6A की अभी हम कुछ डिडक्शंस पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर्स, तो वो भी वो डिडक्शन क्लेम ना कर रहा हो उस रेलेवेंट असेसमेंट ईयर में। अगर नहीं करी है तो यस, द पर्सन इज एलिजिबल, ओके। अब बात है प्रिजम्पटिव रेट ऑफ टैक्स कितना है। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, नॉर्मल केस 8%, लेकिन ऐसी जो उसकी सेल्स है जिसको उसने थ्रू द अकाउंट पे चेक या फिर अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम किया है, या फिर वो 8 प्रिस्क्राइब मोड्स, ठीक है। अब 8 मोड्स उसने प्रिस्क्राइब कर दिए हैं, तो आपको प्रिस्क्राइब्ड की जगह वो 8 मोड्स लिखने होंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको वो बता दिए थे, क्योंकि बुक में प्रिस्क्राइब लिखा हुआ है, तब तक एप्लीकेबल नहीं किए थे, बट अब वो 8 प्रिस्क्राइब मोड प्रिस्क्राइब हो चुके हैं, तो आप उसी अकॉर्डिंग लिखोगे, ठीक है। चलो, अब अगर मान लो किसी पर्सन की टर्नओवर है 150 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इसमें से 80 लाख की टर्नओवर जो है वो है थ्रू द कैश, बाकी की थी स्टूडेंट्स उसकी कितनी हो गई है 80 प्लस 70 लाख, ठीक है। ये 70 लाख है उसकी थ्रू दीज मोड्स, तो 80 लाख पर उसको एटलीस्ट 8% का प्रॉफिट दिखाना होगा, और इस 70 लाख पर उसको 6% का प्रॉफिट भी वो दिखा सकता है। ये ध्यान रखना, एक ही प्रॉफिट पे दोनों कैटेगरी, दोनों क्राइटेरिया चल सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू। बट येस, द वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि जब वो इस तरीके से अपने प्रॉफिट को दिखाएगा तो ये उसकी मिनिमम वाला परसेंटेज है। इफ द पर्सन वांट्स वो 18% भी दिखा सकता है, नो इशू, जितना टैक्स देना है देते रहो, डिपार्टमेंट को कोई बात नहीं है, लेकिन मिनिमम कैटेगरी को उसने डिसाइड कर दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, किस साल में देखेंगे हम, कैसे इसको करेंगे? सो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1), ओके। इफ द पर्सन वांट्स तो असेसी अपनी इनकम को ज़्यादा भी दिखा सकता है जितनी उसने एक्चुअली में अर्न करी हो, क्योंकि अब ये वाली डिडक्शन उसने डायरेक्टली देखो फ्लैट रेट दे दिया, कितना कम प्रॉफिट दिखा दिया। टोटल में से 8% का प्रॉफिट, टोटल से 6% प्रॉफिट। तो अब हम जितनी भी हमने अभी पीजीबीपी में पढ़ी है, सेक्शन 30 to 38 की जो डिडक्शंस हैं, अब वो यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकता। हम ये मान के चलेंगे, इट विल बी डीम्ड कि ये सारी डिडक्शंस उसने ऑलरेडी अलाउड कर दी है, ठीक है। सो ऑल डिडक्शंस अलाउएबल अंडर सेक्शन 30 to 38 शेल बी डीम्ड, मान लिया दैट इट हैव बीन अलाउड इन फुल, और अब कोई और डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है मैम। लेकिन एक वो जो सेक्शन 32 था ना डेप्रिसिएशन का, हाँ बिल्कुल था मैम, उसका एक इफेक्ट तो आ गया चलो प्रॉफिट एंड लॉस में। दूसरा मैम, बैलेंस शीट में फिर हम अपनी रिटर्न डाउन वैल्यू दिखाते थे, उसका क्या करना है? क्या मानेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में इसको कंप्लीटली डिडक्शन दे दी, डेप्रिसिएशन उसका सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग उसने माइनस कर लिया, इसको मान लो दिखा नहीं सकते क्योंकि डायरेक्टली 8 या 6% का दिखाया। लेकिन स्टूडेंट, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम ये मानेंगे कि सेक्शन 32 के डेप्रिसिएशन की डिडक्शन वहाँ मिल गई, तो अब जो रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी उसके बाद हम वही कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो बैलेंस शीट पे नो इफेक्ट, P&L में हमने ऐसे किया, ओके। सो the WDV of any asset of such business shall be deemed to have been calculated as if the assessee had a claim and had, ये misprinting है and had के अलग अलग हैं,
being actually allowed the deduction in respect of depreciation for each of the relevant assessment years. क्लियर? इसका बेनिफिट क्या था? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। किसके अकॉर्डिंग करनी थी? कौन से सेक्शन में करते थे? 44AA के अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं करना, तो 44AB के अकॉर्डिंग उसको ऑडिट भी नहीं करवाना। मेंटेन नहीं करवाया तो ऑडिट कहाँ से करवाओगे? ठीक है, इस पॉइंट में यही लिखा है। इवन यू कैन डू वन थिंग, पूरे पॉइंट को मत पढ़ो। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू स्टूडेंट्स, आपके पास पीजीपीपी का चैप्टर इतना वास्ट है, एक एक लाइन पढ़ोगे तो इट्स नॉट अ पॉसिबल कि आप पूरा चैप्टर कवर कर सको। 20 ही चैप्टर में कहोगे अरे कितना पढ़े, ठीक है? तो उसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ो। ना तो 44AA के अकॉर्डिंग बुक्स मेंटेन करनी, ना ही 44AB के अकॉर्डिंग ऑडिट करवाना, बस। नेक्स्ट आता है, देखो स्टूडेंट, हमने नॉर्मल केस में पढ़ा था कि पर्सन की, हमने 44AB में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा जब उसकी जो टर्नओवर है वो एक्सीड करेगी 100 लाख को, मतलब कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसकी टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड करेगी, या फिर वो एक्सेप्शन थी तो चलो 5 करोड़ का, एक्सेप्शन को अभी रखो। यहाँ हमने बोल दिया भाई 44AD में तो पर्सन को 200 लाख तक पे वो 44AD अप्लाई कर सकते हैं, और जिस पर 44AD लग रहा है उस पर्सन को ऑडिट नहीं करवाना। इसका मतलब ऐसा पर्सन जिस पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम लगती है उसके लिए 44AB की लिमिट को बढ़ा दिया गया है, मतलब उसके लिए लिमिट कर दी गई है 200 लाख, दैट इज द 2 करोड़। क्लियर? देखो, so higher threshold limit for non-audit of accounts for assessors opting for presumptive taxation under section 44A(t). higher threshold that is 2 करोड़ कर दी है। नॉर्मली 44AB की लिमिट 100 लाख थी, दैट इज 1 करोड़, बट नॉन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के केस में उसको बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया, ठीक है? और मैम जिसकी वो 5 करोड़ थी, जो कैश के अलावा 95% वाली कैटेगरी थी, उसके लिए अभी भी 5 करोड़ है, उसके लिए नो इशू, ठीक है? चाहे वो प्रिजम्पटिव में हो चाहे नॉन प्रिजम्पटिव में हो, उसके लिए अभी भी वही 5 करोड़। ओके, अब स्टूडेंट्स चलो यहाँ से एक बार पढ़ लो। सेक्शन 44AB मेक्स इट ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस टू गेट हिज अकाउंट्स ऑफ एनी प्रीवियस ईयर ऑडिटेड अगर उसकी टोटल सेल, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट एक्सीड करती है 1 करोड़ को, कब? प्रीवियस ईयर में। लेकिन यहाँ बोला अगर एक ऐसा एलिजिबल पर्सन है जो कि ऑप्ट कर रहा है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को एज पर सेक्शन 44AD, आप ये सब सेक्शन नंबर स्किप कर सकते हो, नो इशू, बस 44AD याद रखना। ही शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड इवन अगर उसका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में जब तक उसकी 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करेगी। क्लियर? तो 44AB को 44AD ने बढ़ा के, उस 44AD ने बोला मैं 44AB की बात नहीं मान रहा, मैं तो 2 करोड़ तक भी टैक्स ऑडिट नहीं करवाऊंगा। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, आपके पास एक चैप्टर आएगा एडवांस टैक्स। ये जो टैक्स पे करना होता है ना सेसी को, इनको बोल दिया गया, एक लिमिट दे दी गई। मैं यहाँ लिमिट नहीं बताऊंगी कि आप कंफ्यूज ना हो, कि पर्सन को ऐसा नहीं है कि पूरे साल का टैक्स उठाकर गवर्नमेंट के पास आए कि एट द एंड आप इसको डिपॉजिट करो, नहीं। वो क्या करे, हर क्वार्टर के बाद, आफ्टर एवरी 3 मंथ्स वो आए और कुछ पार्ट अपना एडवांस टैक्स देता जाए, जिससे ना तो एट द एंड एसएससी को लगे बहुत बर्डन आ गया, और इन बिटवीन द पीरियड गवर्नमेंट के पास भी रेवेन्यू आता है, ठीक है? लेकिन ऐसा पर्सन जिस पर कि सेक्शन 44AD एप्लीकेबल हो गया है, उसको बोला गया देखो अब हम आपको कंपल्सरी नहीं कर रहे कि आप हर 3 महीने के बाद आकर पेमेंट करो, नहीं। आप एक काम करना, जैसे मर्जी पेमेंट करो, चाहे 1 दिन में करो चाहे 6 महीने में करो, बस जो आपका प्रीवियस ईयर है उसके 15th मार्च तक, ऑन और बिफोर द 15th मार्च आप उसके लिए एडवांस टैक्स पे कर देना, ठीक है? जो कंप्लीट एडवांस टैक्स बन रहा है पे कर देना। नॉर्मल केस में क्या है, हर 3 महीने के बाद जाना है, लेकिन 44AD को रिलैक्सेशन दे दी कि भाई 15 मार्च तक कर देना, चाहे कैसे मर्जी कर रहे हो, ठीक है? एडवांस है तो इसका मतलब 15th मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, ये बात ध्यान रखना। अब बात आती है ऐसे कौन से पर्सन है जो कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो पहली बात, जितने भी पर्सन 44AA सबसेक्शन 1 में कवर होते हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। द रीजन मीन वो बिजनेस नहीं है, वो प्रोफेशंस है, ठीक है? तो उनके लिए सेक्शन लगता है 44AD ए, नॉट द 44AD, वेरी सिंपल रीजन। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, अगर किसी पर्सन को इनकम कैसे मिल रही है, अगर उसका काम है, बिजनेस है, कमीशन चार्ज करना और ब्रोकरेज लेना। सो इन दैट केस ऑल्सो जो ये कमीशन बेसिस पर बिजनेस कर रहा है या ब्रोकरेज ले रहा है, क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए तो वो बिजनेस नहीं, वो प्रोफेशन कर रहा है, बेशक उसका नोटिफाइड नहीं है, 44AA सबसेक्शन 1 में नहीं है, लेकिन वो बिजनेस भी नहीं है, वी कैन सी इट ना। सो बोल दिया जिसका बिजनेस कमीशन या ब्रोकरेज नेचर का है
इन दैट केस उस पर भी 44AD नहीं लगेगा। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जिसका भी एजेंसी बिजनेस है उस पर भी 44AD नहीं लगता, ठीक है। तो जो एज एन प्रिंसिपल एजेंट काम कर रहे हैं, एजेंसी बिजनेस है, नहीं लगेगा। अब इसमें आपको एक एग्जांपल दूं रिलेटिंग टू माय फील्ड। ओके स्टूडेंट, मैंने 44AA में सबसेक्शन 1 में क्या आपको टीचिंग के बारे में बताया? ऑल्दो टीचिंग इज अ प्रोफेशन नॉट अ बिजनेस, टीचिंग बिजनेस नहीं है, प्रोफेशन है, ठीक है। लेकिन क्योंकि 44AA सबसेक्शन 1 ने इसको कवर नहीं किया, तो आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, और ना ही यहाँ पर एक्सेप्शन में कवर हुआ कि जिनके लिए एलिजिबल नहीं है 44AD, तो इसको इसकी इनकम को 44AD में दिखाते हैं, ADA में नहीं, ठीक है। मतलब अगर अप टू 2 करोड़ की इनकम है किसी टीचर की ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सो इन दैट केस उस पर 44AD एप्लीकेबल होगा, ADA नहीं। क्यों? क्योंकि वो इनकम टैक्स में उसको प्रोफेशन नहीं माना, उसने बिजनेस में कंसिडर कर दिया, ठीक है। अब एक बहुत ही ज्यादा इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट है। द फैक्ट है स्टूडेंट्स, आपको पता है माइट बी इवन योर फैमिली डजंट नो अबाउट इट, तो उनको भी बताना, बिल्कुल बताना। अगर कोई पर्सन किसी एक प्रीवियस ईयर में, बड़े ध्यान से सुन लो इस बात को, किसी भी एक प्रीवियस ईयर में जब उसने अपनी बिजनेस की इनकम को डिक्लेयर कर दिया एज पर सेक्शन 44AD, मतलब प्रिजम्पटिव बेसिस पर कर दिया, फॉर एग्जाम्पल इन द प्रीवियस ईयर 2020-21 में उसने अपनी इनकम को फर्स्ट टाइम 44AD के अकॉर्डिंग कंसिडर किया, उससे पहले नहीं कर रहा था, कभी नहीं किया, ठीक है। अब उसके लिए मैंडेटरी है स्टूडेंट्स कि वो नेक्स्ट 5 सालों तक दैट इज प्रीवियस ईयर 21, 22 फर्स्ट ईयर, सेकेंड इज 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, ठीक है। इन 5 सालों तक भी वो अपनी इनकम को एज एन प्रिजम्पटिव बेसिस ही दिखाए, मतलब सेक्शन 44AD के अकॉर्डिंग ही दिखाए। बट मान लो कि बीच में ही इन द प्रीवियस ईयर 23-24 उसने अपनी इनकम को 44AD में नहीं दिखाया, मान लो उसकी जो टर्नओवर थी वो 6 करोड़ चली गई, नहीं दिखा सकता उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है। तो फिर इस केस में क्या होगा, जिस साल वो प्रिजम्पटिव इनकम पे, प्रिजम्पटिव बेसिस को वहां से वो स्किप करेगा, उसके अकॉर्डिंग इनकम नहीं दिखाएगा ड्यू टू एनी रीजन, बेशक वो एलिजिबल नहीं है, बेशक उसका मन नहीं किया, तो उस साल से लेकर, उस प्रीवियस ईयर से लेकर अब जो नेक्स्ट 5 साल होंगे, दैट इज प्रीवियस ईयर 23-24 के बाद, जब उसने 44AD अप्लाई नहीं किया, 24, 25, 25, 26, 26, 27 एंड 28, 29, इन 5 सालों तक अब वो 44AD के अकॉर्डिंग अपनी इनकम कंसिडर नहीं, कंप्यूट नहीं कर पाएगा, ठीक है। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता होती, बट मेरे स्टूडेंट्स को तो जरूर पता होगी, ठीक है। दे आर वेरी स्मार्ट एक्चुअली आई एम वेरी लकी ना, मुझे आधे से स्मार्ट स्टूडेंट्स मिले हो। तो चलो जल्दी से स्मार्टनेस दिखाओ, क्या कहा उसने, जिस साल फर्स्ट प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, ये नहीं कि इसके बाद 2022-23 के बाद फिर 5 साल देखते नहीं, सिर्फ पहली बारी जब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को एप्लीकेबल किया है, तो उसके नेक्स्ट 5 सालों तक उसको एप्लीकेबल करके रखो, नहीं किया तो जिस साल से नहीं करोगे उससे नेक्स्ट 5 सालों तक वो 44AD में अपनी इनकम नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। पढ़ें एक बार, ओके। सो where an eligible assessee declares profits for any previous year in accordance with the provision of this section, that is 44AD, and he declares profit for any of the 5 consecutive assessment years relevant to the previous year succeeding such previous year, not in accordance with the provision of subsection 1, so he shall not be eligible to claim the benefit of the provision of this section for 5 assessment years subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which the profit has not been declared in accordance with the provision of subsection 1, okay। ये किस में दिया गया है, तो स्टूडेंट्स ये 44AD का सबसेक्शन नंबर 4 है, उसमें ये बात लिखी हुई है, ठीक है। दैट इज फॉर योर नॉलेज, इफ यू वांट आप ये सबसेक्शन 4 याद रख लेना, अदरवाइज यू कैन इवन स्किप इट। जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया, इन द सेम वे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया, दैट इज फॉर योर सेल्फ प्रैक्टिस। वहाँ पे जिसमें मैंने आपको ईयर्स कैलकुलेट करके बताया ना, ये मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे दिया, एक बार इसको देख लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स इसने बोला जिस एलिजिबल असेसी पर सबसेक्शन 4 लग गया, मतलब अब वो नेक्स्ट 5 सालों तक
अपनी इनकम को एज पर सेक्शन 44AD नहीं दिखा पाएगा तो उसके लिए क्या ज़रूरी हो जाएगा ना स्टूडेंट, उसके लिए ज़रूरी हो जाएगा, ये वही बातें जो 4488AB में मैंने कहा था स्किप करो, ये रही वो बात। क्या था, जिस पर्सन ने, अब जिस पर 44AD सबसेक्शन 4 ने बोल दिया कि भाई अब ये पर्सन नेक्स्ट 5 सालों तक 44AD नहीं अप्लाई कर पाएगा, एंड इन दैट केस स्टूडेंट उसका प्रीवियस ईयर में उसकी जो इनकम है वो एक्सीड कर रही है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मतलब कि मान लो द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है स्टूडेंट्स की फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल पर्सन को अप टू 2.5 लाख तक टैक्स पे नहीं करना होगा, ठीक है। अभी इसको हम बहुत डिटेल में, अभी हम इसको भी पढ़ेंगे पॉइंट को इन द लेटर ऑन चैप्टर्स हमारे, लेकिन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के लिए ओवरव्यू ले लो कि भाई अप टू 2.5 लाख तक उस पर्सन को टैक्स नहीं पे करना, ठीक है। दैट इज द बेसिक जिसको एग्जाम्प्ट किया इनकम को लिमिट, ओके। अगर उसकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को एक्सीड कर रही है सो इन दैट केस प्लस उस पर 4484 एप्लीकेबल हो गया कि अब वो नेक्स्ट 4480 नहीं ले पाएगा 5 सालों के, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को उसकी इनकम एक्सीड कर दी है, उस पर्सन को अब क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 44AA के अकॉर्डिंग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे, प्लस उसको 44AB में अब अपना टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये बात किसने करी है, 44AD सबसेक्शन 5 में, ठीक है। आई विल रिकमेंड यू आप सिर्फ 44AD का एक ही सबसेक्शन दैट इज 4 को ध्यान में रखो, बाकी ये सबसेक्शन 5 वगैरह के सिर्फ प्रोविजन ध्यान रखो, दे आर इम्पॉर्टेंट, ओके। यही बात आपके इन द प्रीवियस पॉइंट्स पे लिखी हुई थी जो मैंने कहा था पेंडिंग रखो कि हम 44AD के साथ पढ़ेंगे, बस यही था, ठीक है। चलो अभी क्या कह रहा है एक बार देखें, बिल्कुल चलो इसको होमवर्क नहीं, ये मैं आपको करवा देती हूँ। इलस्ट्रेशन 19 क्या कहता है, मिस्टर प्रवीण एंगेज इन रिटेल ट्रेड रिपोर्ट्स अ टर्नओवर ऑफ 1,98,50,000, ओके। उसने अपनी टर्नओवर दिखाई है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 1,98,50,000, मतलब 2 करोड़ से कम है, 44AD लग जाएगा, ओके। उसकी जो इनकम है दैट इज 13,20,000 जो कि उसने एज पर द चैप्टर 6D PGBP के अकॉर्डिंग कंप्यूट करी, ओके। रिटेल ट्रेड उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स है, प्रीवियस ईयर जो इसका असेसमेंट ईयर है 2021, एक मिनट यहाँ पे इसको प्रीवियस ईयर लिख लो, ठीक है, बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, दैट इज द प्रीवियस ईयर 2021 वाज द फर्स्ट ईयर जिसमें उसने 44AD के अकॉर्डिंग अपनी इनकम को कंप्यूट किया है। समझ तो आ रहा है, मतलब देखना होगा 5 सालों तक कंसिडर करा या नहीं, देख लेते हैं। पहले ये बताओ क्या ये मिस्टर प्रवीण जो है इट इज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव डिटर्मिनेशन फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, बिल्कुल देख लेते हैं, देखो क्या वो इसके लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी कैसे चेक होगी, क्या उसकी टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है, यस, तो वो एलिजिबल है, ओके। नेक्स्ट उसने बोला अगर वो एलिजिबल है तो ये बताइए कि इफ सो डिटरमाइन इज इनकम, आपको उसकी इनकम निकालनी है, दैट एज पर सेक्शन 44AD उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए, और ये मान लेना कि उसकी टोटल टर्नओवर कैश रिसीट्स पर है, मतलब उस पर 6% लगेगा या 8%, 8%, सो 1,98,50,000 का 8% निकालिए, उसको एट लीस्ट मिनिमम 15,88,000 की इनकम अपनी दिखानी होगी, कवर। चलो द थर्ड पॉइंट इज in case Mr. Praveen does not opt for presumptive taxation of income from retail trade, what are his obligations under the Income Tax Act 1961। अब आपको ये बताना है स्टूडेंट्स की मान लो अब वो नेक्स्ट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को नहीं फॉलो करता तो उसको क्या करना है, समझ आ गया। देखना होगा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एक्सीड करी 44AA 44A भी एप्लीकेबल हो जाएगा, ओके, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि दोनों केसेस में ड्यू डेट क्या है, इस पॉइंट को अभी नहीं, इस पॉइंट को हम विद चैप्टर नंबर विद लेटर ऑन चैप्टर्स करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 में कवर करवाती हूँ या फिर लेटर ऑन चैप्टर्स में, बट यहाँ पे नहीं, चलो हो जाएगा ये। नेक्स्ट आता है सेक्शन 44ADA, तो स्टूडेंट दिस सेक्शन इज वेरी मच सिमिलर टू द सेक्शन नंबर 44AD, ठीक है। तो इसको कंपेरेटिव बेसिस पे मैं आपको करवाऊंगी। पहली बात 44ADA उन प्रोफेशनल्स पर लगता है जो कि कवर थे अंडर सेक्शन 44AA सबसेक्शन 1, यानी वो मालती और वो नोटिफाइड वाले, सिर्फ उन पर 44ADA लगता है, इवन नॉट ऑन द टीचिंग भी नहीं लगता, ठीक है। सो एलिजिबल प्रोफेशन के आगे लिख दो स्टूडेंट्स, यहाँ लिखिए मालती, ये जरा एग्जामिनर को नहीं बताना, ये आपके मेरे बीच की बात, ठीक है, प्लस जिनको CBDT ने नोटिफाई किया था, कितने प्रोफेशंस थे वो, 4, ठीक है, ओके। प्लस हर किसी पे लगेगा, क्या कोई लिमिट है उसकी, ये उसकी भी मॉनेटरी लिमिट है। पहली बात तो वो 44AA सबसेक्शन 1 में कवर होनी चाहिए,
सेकेंडली उसने बोला स्टूडेंट्स कि उसकी जो ग्रॉस रिसीट है, जैसे 44 AD में था भाई 2 करोड़ तक की है तो ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ग्रॉस रिसीट बोल दिया। अगर उसकी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ग्रॉस रिसीट अप टू 50 lakhs है, इन दैट केस ओनली वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, उसको स्मॉल प्रोफेशनल माना जाएगा और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम लगेगी। 50 लाख से ज़्यादा कोई प्रोफेशनल अर्न कर रहा है, स्मॉल प्रोफेशनल कहता है वो अच्छा खासा अर्न कर रहा है, ठीक है, टैक्स भी सही से भर दो। ओके, नेक्स्ट इज, जैसे वहाँ प्रिजम्पटिव रेट ऑफ टैक्स 8% या कैश के अदर देन दोज मोड्स की अगर वो उन जो अकाउंट पे, चेक अकाउंट पे, बैंक ड्राफ्ट, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम या प्रिस्क्राइब्ड मोड से पेमेंट ली है, इन दैट केस 6%, अदरवाइज 8%। यहाँ पर कितना है प्रिजम्पटिव रेट ऑफ इनकम टैक्स, तो यहाँ है फ्लैट 50%। किसी भी मोड से लो, प्रोफेशनल्स के लिए एक ही है 50%। अब आपको नहीं लग रहा मैम, इसका मतलब किसी ने 20 लाख की ग्रॉस रिसीट करी है तो 50%, डायरेक्ट 50%, और उसको टैक्स पे करना होगा एज पर दिस, दैट इज 10 लाख। ऐसा क्योंकि उसने बिजनेस में एक्सपेंडिचर्स उसने माना ज़्यादा होते हैं और इन प्रोफेशनल्स में कम। और चलो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, टीचिंग को उन्होंने यहाँ कवर क्यों नहीं किया, क्योंकि स्टूडेंट टीचिंग में भी बहुत ज़्यादा अब एक्सपेंडिचर्स होते हैं। चलो अगर मैं ऑनलाइन बात करती हूँ चाहे ऑफलाइन, इन बोथ द केसेस जितने एक्सपेंसेस एक बिजनेस में होते हैं ना, उतने ही अब टीचिंग में होते हैं। दैट्स वाई उनका प्रॉफिट भी बहुत कम माना गया, इसीलिए उसको 44 AA सबसेक्शन 1 में उन्होंने कवर नहीं किया। चलो नेक्स्ट आता है एलिजिबल एसएससी कौन कौन है। जैसा हमने पढ़ा था 44 AD में, वहाँ था रेजिडेंट होना चाहिए इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या पार्टनरशिप फर्म बट नॉट LLP, लेकिन इसके केस में कोई भी रेजिडेंट एसएससी, कोई भी। सेकंड, वो एंगेज होना चाहिए बट इन द नोटिफाइड प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44 AA सबसेक्शन 1, और उसकी टोटल ग्रॉस रिसीट अप टू 50 lakhs होनी चाहिए। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज काइंड ऑफ समरी है। ओके, सेम जैसे सेक्शन 30 to 38 के डिडक्शन वहाँ अलाउड नहीं थी, यहाँ पे भी नहीं होंगी। अब मान लेंगे कि कंप्लीट अलाउ कर दी तो आगे और कुछ अलाउ नहीं करेंगे। सेम पॉइंट WDV वाला, कि मान लो 32 डेप्रिसिएशन पूरी डिडक्शन दे दी, सो उसी अकॉर्डिंग वैल्यू दिखा दो बट फर्दर डिडक्शन नहीं दोगे। जैसे वहाँ पढ़ा था अगर कोई पर्सन 44 AD में कवर है, तभी मैंने कहा था हम कंपैरेटिव बेसिस करेंगे, तो अब ना तो उस पर 44 AA लगेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करनी। इवन स्टूडेंट्स उसको जो था ना, अगर कोई 44 ADA में कवर हो रहा है तो जो हमने रूल 6F पढ़ा था कैश बुक वाला, वो सब भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन कब अगर 44 ADA में कवर है, यही पॉइंट्स जो मैंने वहाँ कहा था पेंडिंग रखो विद द रिस्पेक्टिव सेक्शंस पढ़ेंगे, प्लस उसको ऑडिट भी नहीं करवाना होता। ओके, चलो ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सेम पॉइंट से ध्यान रखो, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट आता है, क्या ये जो पर्सन है, बेशक ये 44 AD के लिए भी एप्लीकेबल होगा, वहाँ लिखा नहीं था, चाहे 44 AD है, ठीक है, बोथ के लिए है। अगर ये पर्सन चाहते हैं कि भाई इनको अपना 8% का प्रॉफिट नहीं दिखाना इन द केस ऑफ बिजनेस, या फिर प्रोफेशनल्स चाह रहे हैं भाई हम 50% का प्रॉफिट नहीं दिखाना चाहते, तो क्या उनके पास ये ऑप्शन है कि वो इससे कम का प्रॉफिट दिखा दे है। उस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, एनी एसएससी मे क्लेम, ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, ठीक है, that is profits and gains from the aforesaid profession are lower than the profits and gains deemed to be income under section 44 ADA subsection 1, तो उस केस में क्या होगा। अब अगर पर्सन को लगता है कि वो एक नोटिफाइड प्रोफेशनल है, या फिर बिजनेसमैन को लग रहा है कि चलो बिजनेस उसका है, नोटिफाइड प्रोफेशनल्स की बात करते हैं पहले, कि वो 44 AA सबसेक्शन 1 में कवर होता है, माल्टी प्लस सीवीडीटी वाले में आ रहा है, लेकिन उसको लग रहा है भाई मेरा 50% का प्रॉफिट नहीं है, मेरा तो बहुत कम प्रॉफिट है, तो क्या कोई ऑप्शन है। बट उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, अगर वो 50% से कम प्रॉफिट दिखाता है तो नॉर्मल सी बात है वो प्रिजम्पटिव बेसिस पे नहीं आ रहा, प्रिजम्पटिव बेसिस पे एटलीस्ट उतना दिखाना था। अगर 50% से कम दिखा रहा ऑप्शन है, लेकिन अगर उसकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को इनकम एक्सीड करती है, तो उस केस में उसको यहाँ क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। पहली बात, उसने 50% नहीं दिखाया, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, उसकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को एक्सीड कर रही है, सो इन दैट केस उसको सेक्शन 44 AA के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेंगी, प्लस 44 AB में जाकर उसको अपना ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक पॉइंट समझो मैम, बुक में 44 AD के बारे में ये क्यों नहीं दिया। द रीजन बीइंग स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली बात करो, देखो थ्योरेटिकल आप पढ़ो दोनों के लिए है, प्रैक्टिकल बात करें सो 44 AD वालों के लिए क्या होता है, बिजनेसमैन,
अब बिजनेसमैन को उसने कोई स्पेसिफाई तो बोला नहीं कि भाई जो पर्सन गारमेंट बिजनेस में है उसको इस सेक्शन में कवर कर दिया, नहीं। लेकिन तो इसीलिए उनके पास तो ऑप्शन है, भाई इसमें आना चाहते हो इसमें आ जाओ, अदरवाइज दूसरे में चले जाओ, ठीक है, नॉर्मल में। लेकिन ये जो 44AA सबसेक्शन 1 है, यहाँ तो नोटिफाइड प्रोफेशनल्स को लिख दिया ना भाई, ये वाले पर्सन नोटिफाइड प्रोफेशनल्स है, दैट्स वाई उनको यहाँ पे कंसिडर किया। बट दिस ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर बोथ द एसएससी, वेदर दे आर कवरिंग इन 44AD या 44ADA, दोनों के पास ऑप्शन है। कम प्रॉफिट दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, बट करवाना क्या पड़ेगा स्टूडेंट्स, उनको उस केस में अगर उनकी इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट को क्रॉस कर रही है, सो इन दैट केस टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा अंडर 44AB। और ऑडिट कब पॉसिबल है, जब 44AA में उसने बुक्स मेंटेन की होंगी, क्लियर। चलो नेक्स्ट आता है एडवांस टैक्स का पॉइंट। सो इन दैट केस स्टूडेंट्स क्या होगा, वही सेम पॉइंट कि अब उसको एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, आफ्टर एवरी क्वार्टर उसको एडवांस टैक्स पे नहीं करना। प्रीवियस ईयर जब खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, उसके 15 मार्च तक बस अपना एडवांस टैक्स को पे कर दो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, मैंने बोला ही था सेक्शन की स्टार्टिंग में 44AD या फिर 44ADA से 99% चांसेस आ देगा कि इन दोनों सेक्शन में से ये क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में मिलेगा। पीजीपीपी की पे वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो एवरी सेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, बट जो बहुत ज़्यादा 99% चांसेस हैं, वो तो बिल्कुल ऐसा कर लो कि सोते हुए भी आपको याद होगा, ठीक है। तो 44AD 44ADA को फटाफट से रिवाइज करो। इन केस ऑफ एनी क्वेरी विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे पूछो, ओके।